शिक्षा हो या अर्थ जगत हो या सेवाएं हो सरकारी, पुरुषों के समान तुम भी हो, हर पद की सच्ची अधिकारी। तुम्हें नए प्रतिमान सृजन के अपने हाथों से गढ़ना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज हमारे कार्यक्रम की अतिथि हैं श्रीमती अंजना राय जी। आप भारत विकास परिषद गाजीपुर शाखा की पूर्व महिला संयोजिका हैं। आप बजरंग शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज की प्राचार्य हैं। बीजेपी महिला मोर्चा में शोध प्रमुख हैं। आत्म प्रकाश आदर्श महाविद्यालय में बीएड की हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुकी हैं। आपको हिंदी साहित्य का पठन पाठन, लेखन, कविता, कहानियाँ, गाना, पेंटिंग, नई जगहों पर घूमना और इतिहास और संस्कृति में गंभीर रुचि है। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं मूल बिंदु के इस चैनल पे भैया हमें ये प्लेटफॉर्म दिए हैं कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले आभार भैया आपका। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण का, कामकाजी महिलाओं का, यानी वर्किंग वुमेन का, जो घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बाहर की अपने पति का सहयोग करने के लिए बाहर के दुनिया में निकलती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। उसी में से आप एक हैं अंजना राय जी। हम इसी संबंध में आपसे पहला प्रश्न करना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर होना महिलाओं के लिए कितना आवश्यक है? पहली बात तो आत्मनिर्भर वही महिलाएं हो सकती हैं जो शिक्षित हों। जी। उनमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास दोनों आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चे को शिक्षित करें। ये हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वो स्पेशली बालिकाओं की शिक्षा पे विशेष ध्यान दे। जैसे हम अभी आपको बताएं, कुछ टाइम पहले की घटना है, यानी एएनएम जेएनएम नर्स की ट्रेनिंग होती है। तो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट बीटीसी है। तो उन बच्चों से हम कब मिलते हैं? इत्तेफाक से उन बच्चों के साथ बारिश हो रही थी तो हम वैन से जा रहे थे कॉलेज। तो ऐसी ही बात होने लगी। बच्चियों के बातों से हमें पता चला कि उनके माँ बाप उन्हें आगे पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो केवल ये ट्रेनिंग उनकी शादी कराने के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और ये केवल वहीं का नहीं है, मेरे पास भी बच्चे काफी आते हैं जी। अक्सर मेरा काम ही यही है कि हम बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं जी। तो वो आते ही ये हैं, बच्चों से पूछते हैं बीटीसी क्यों कर रहे हो? तो बच्चे कहते हैं कि शादी करने के लिए। तो शादी करने के लिए बीटीसी करना? तो माँ बाप को पहली बात तो अगर पढ़ाई करा रहे हैं तो शादी करने के लिए पढ़ाई नहीं करानी है, उनको जिम्मेदार बनाने के लिए करानी है। उनका व्यक्तित्व को निखारने के लिए पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई की कोई आयु नहीं होती है कि हाँ आपको जॉब लग गई, आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए करें, वो आपकी आवश्यकता है जॉब। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि हाँ आप जॉब मिल गई अब हमें नहीं पढ़ना है। लाइफ टाइम व्यक्ति पढ़ता और सीखता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि हाँ इसी एज तक वो सीख सकता है। जैसे अभी ले लीजिए, एंड्रॉइड फोन आया है, हम लोगों को कितना आ रहा था? कुछ नहीं। हम लोग इस एज में भी सीखे हैं। तो सीखना और पढ़ने की कोई एज नहीं होती है, स्पेशली लड़कियों को तो सबको, माँ बाप को स्पेशली, क्योंकि मेरे पास काफी गांव से ज्यादातर लड़कियां आती हैं और लड़कों को भी है, लेकिन लड़कियां ज्यादा बातचीत करती हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि उनके माँ बाप क्या सोचते हैं जी। तो अभी भी समाज में ऐसी सोच रखने वाले 50 से 60% पेरेंट्स आपको मिल जाएंगे जी जी। अभी भी समाज इतना विकसित होने के बाद भी अपने देश का समाज बहुत पिछड़ा ही माना जाएगा। पिछड़ा ही माना, स्पेशली लड़कियों की एजुकेशन
का मतलब ही वो ये सोचते हैं, क्योंकि वो एक बस दायित्व तो पूरा करना चाहते हैं कि इतने तक पढ़ा दो और पढ़ा उसकी के शादी उसके कर दो, बाद काम उसकी खत्म। शादी, क्योंकि जो भी आता है वो पूछता है कितना एजुकेटेड आपकी जो लड़की कि है। एकदम भी उचित नहीं है। हाँ, तो निर्भरता तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। जी, कोई भी लड़की निर्भर कहाँ हुई? निर्भर कहाँ? तो आत्मनिर्भरता अगर आपको लड़कियों को बनाना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित करिए, और शिक्षा देने की कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रखिए कि हाँ शादी के लिए तुम्हें शिक्षित कर जी, रहे हैं। ना टाइम रखिए ना लिमिटेशन करिए हाँ, कि इतना ही शिक्षित करना है। उसमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए शिक्षा दीजिए। जी। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है कि लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर होना आज के परिवेश में क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? पहला तो क्यों जरूरी है, दूसरा कितना जरूरी है? क्यों जरूरी है पे आंसर इससे पहले भी हम दे चुके हैं। जैसे बहुत सी महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं। जी, प्लस वो बाहर निकल रही हैं, उनका शोषण बहुत ज्यादा होता है। जी। जितनी महिलाएं बाहर निकलती होंगी वो एग्री करती होंगी, हर फील्ड में शोषण होता है उनका। जी, प्लस उनके अधिकारों को उन्हें नहीं पता होता है, तो उसके लिए उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि वो कहीं कह सके कि ना जी, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये कहने के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी। जब शिक्षित होंगी तो आपके अंदर उस तरह का आत्मविश्वास होगा जी, अपने अधिकार को जाने कि आप कह सकें कि हम ये नहीं कर सकते हैं या हमसे नहीं होगा। प्लस दहेज ले लीजिए आप। जी, दहेज में माँ बाप शामिल होते हैं, लड़के पक्ष शामिल होते हैं। क्या लड़कियों से कभी पूछा जाता है कि दहेज दें ना दें, तुम क्या मतलब दें? भाई शादी तो तुम्हारी होनी है ना। जी, तो ये इसमें लड़कियां जब शिक्षित होंगी तभी आगे आके वो कह सकती हैं कि अगर सामने से कोई दहेज मांग रहा है तो हम क्यों दहेज दें, क्यों दहेज दें, हम क्यों शादी करें उस घर में, क्यों शादी करें, हम एजुकेटेड हैं। आपको लड़की एजुकेशन वाली चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, तो आप उस तरह से करिए ना, आप दहेज लेके क्यों करेंगे? तो जागरूकता तभी आएगी जब वो शिक्षित होगी। जब वो शिक्षित होंगी तभी अपने आत्मसम्मान और अपनी बात कह पाएंगी। नहीं तो अभी तक जितना भी आप देख रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे भारत देश काफी पिछड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, वो बता ही चुके 60% लोगों की मानसिकता अभी भी वही है। शाम के टाइम लड़की बाहर नहीं जाएगी, माहौल खराब है, लड़का जा सकता है लेकिन लड़कियां नहीं जा सकती हैं। तो पूरी स्वतंत्रता उन्हें माहौल की वजह से हम लोग देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते हैं। शिक्षा देना चाहते हैं पर बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि उन्हें बाहर भेजने में थोड़ा सा डर लगता है कि बाहर भेजना कैसा माहौल है, अगर कोविड में भेज रहे हैं तो ऐसा तो नहीं। ये भी बता दें, जैसे हम बच्चों का ग्रुप बनाते हैं ताकि कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाते, कोई भी मैसेज उन्हें डाल दे तो सारे बच्चों को मिल सके, पर इसमें हम लड़के और लड़कियों का हमेशा अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो जिस परिवेश से आ रही हैं। अगर हम ज्वाइंट ग्रुप बना देंगे तो कल को शायद वो बच्चा मैसेज करे या लड़की को फोन करे तो उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का हम ध्यान देते हैं, लेकिन होता यही है क्योंकि हम लोग माहौल ऐसा है कि हम लोगों को लड़कियों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना हम लोग चाहते हैं, और शिक्षा इसलिए देना चाहते हैं कि उसके बिना लड़की किसी चीज को सोचने समझने आगे बढ़ने हर एक चीज के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अपना अच्छा बुरा भी तो शिक्षा से ही जान पाएगी। शिक्षा से ही वो जान पाएगी हर एक चीज। कुछ भी उसे आगे करना है तो उसे उसी से समझ में आएगा कि किस फील्ड में वो जाए, किस फील्ड में जाए। इससे हम बता चुके हैं कि हम ये काम करते रहते हैं परामर्शदाता। जैसे इससे पहले जब हम आत्म प्रकाश में थे तो बीए में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते थे कि क्या सब्जेक्ट लें, तो आते थे हमसे पूछने कि मैडम क्या सब्जेक्ट लें, तो हम सजेस्ट करते रहते थे, क्योंकि ऑफिस में जाते थे तो वो लोग बोलते थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लो, उससे तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा। हाँ, तो लेकिन वो सब्जेक्ट उनके काम नहीं आता था, तो बच्चे अक्सर हमसे घुल मिल जाते थे, तो आते थे पूछते थे, हम उन्हें वो सब्जेक्ट सजेस्ट करते थे कि जो उनके आगे लाइफ में काम आए। उसमें से एक बच्चा अभी भी है, पुलिस में वो हो गया है और आज भी मेरे कांटेक्ट में है, उसे हम बीए पढ़ाए थे, अभी भी वो माँ का दर्जा देता है। वैसे भी हम जगत माता के नाम से प्रसिद्ध हैं अपने कॉलेज में बच्चे हमें माता के नाम से बुलाते हैं, और पैर वैर भी और जो रिस्पेक्ट करते हैं वो माता की, क्योंकि बच्चों को वो हम फील कराते हैं ताकि उन्हें
ये ना लगे कि हम कहीं आए हैं ऐसी जगह जहां अनुशासन इतना ज्यादा है कि पढ़ने से ज्यादा उन्हें अनुशासन फॉलो करना अनुशासन पड़ता का है। डर हो जाए। हाँ, तो हम बच्चों को बिल्कुल घर वाली फीलिंग कराते हैं, तो इसी वजह से बच्चे बिल्कुल माँ की तरह मानते हैं। और ये टाइम टू टाइम, कॉलेज में ही नहीं, टाइम टू टाइम घर पे भी बच्चियों को, हम लोगों को परामर्श देते रहना चाहिए, गाइडेंस करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी। अब हम आते हैं आप पर। आप एक वर्किंग वुमेन यानी कामकाजी महिला होने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? रुचि, अगर मेरी रुचि नहीं होगी ये अच्छा, रुचि, तो हम जी। वो कर ही नहीं पाएंगे। तो हर चीज के लिए, जैसे मॉर्निंग में काफी हेल्प घर वाले भी करते हैं, जी। बच्ची है, बेटा है, हस्बैंड है, ये लोग भी हेल्प करते हैं। प्लस अगर आपके काम में रुचि नहीं होगी तो नेचुरल है आप काम बोझ की तरह करेंगे, और वो टाइम जो यानी होना कहीं है, कहीं जिम्मेदारियां जो है रुचि पर भारी पड़ती हैं हमारे समझ से। स्माइल करते हुए आप उसे रुचि में तब्दील कर लीजिए, जी। तो वो जिम्मेदारियां आपको भार नहीं लगेंगी। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप एक स्माइल से उस काम को करते रहेंगे जी। तो शायद वो काम भी आसान हो जाएगा और आपको वो भार नहीं लगेगा। ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? केवल रुचि के भरोसे कर लेती हैं? नहीं, हर एक चीज का टाइम बंधा हुआ है कि इतने से इतने बजे तक हमें ये काम करना है, इतने से इतने बजे तक हमें ये काम करना है। उसमें से हाँ 15 मिनट 10 मिनट भी इधर उधर होता है तो जी। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वो दूसरे काम को प्रभावित करने लगता है। और ये नहीं ना आप कर सकते हैं कि हाँ अभी ये काम छोड़ के हम शाम को कर लेते हैं, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। जो मॉर्निंग का काम है वो जी, मॉर्निंग एक में। कामकाजी महिला के लिए टाइम, परिवार और बाहरी काम दोनों को मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। टाइम मैनेजमेंट जी, सबसे इसीलिए पहले। मैंने टाइम मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चन किया है। उसे अपने तो- टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, कितने टाइम उसे क्या करना है, उसका मन हो चाहे नहीं मन हो, उसे उठ के वो काम करना ही पड़ेगा। तो जब मन हो या नहीं हो तो फिर रुचि कहाँ आती है? तो इसीलिए तो कह रहे हैं स्माइल करते हुए, मन अच्छा, नहीं है ना, मतलब- आप एक स्माइल कीजिए और काम में लग जाइए। लग जाए, यानी किसी भी हालत में उस काम को करना उस ही है। काम को आपको अपने आप करना को ही दृढ़ है। संकल्पित हाँ, करना पड़ेगा। आपको, हाँ, बहुत से ऐसे टाइम आते हैं कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो बहुत से ऐसे टाइम है कि मेरा नहीं मन करता है, तो जी। उतने टाइम अच्छा ठीक है 5 मिनट बाद चले जाएं, लेकिन वो जो 5 मिनट वाला होता है वो बहुत भारी हो जाता है मेरे लिए, बाद के लिए। क्योंकि हाँ वो टाइम फिर हमें दूसरे काम के लिए हमको कम करना पड़ता है। तो यही है, आप टाइम पे अपने काम को करेंगे तो शायद जो हाँ, चीजें अगर हैं वो समय बहुत का आराम से हो मैनेजमेंट सही जाए, तरीके से करेंगे तो अपनी तो आराम से आप घर और जिम्मेदारियों को बाहर, आसानी से पूरा कर हाँ, दोनों पाएंगे। सब। अब कल पे नहीं टालेंगे, जी। अगर कल करेंगे ये सोच के अगर काम को आगे बढ़ाएंगे तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं। क्योंकि वर्क प्लेस पे भी मेरे काम केवल जिम्मेदारी वाला है कि हर काम हुआ है कि नहीं हमें ये देखना है। तो ये हर काम हुआ है कि नहीं, अगर हम ये कल पे टालें तो स्टाफ नहीं कर पाएगा ना, तो हमें डेली का डेली देखना पड़ता है कि वो सारे काम हुए हैं कि नहीं। जी। आप विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ अपने दो YouTube चैनल चलाती हैं, सच है? जी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या कहानी है? पूरी कहानी बताइएगा। चलिए, जो रियल है हम आपको वही बताते हैं। जी। एजुकेशन चैनल फिलहाल यूट्यूब पे जब हम देखते थे ना, हमें नहीं पता था कि हम लोग जैसे लोग भी यूट्यूब पे आते हैं, हमें लगता था प्रोफेशनल लोग यूट्यूब पे आते हैं। जी। तो हम बच्चों को स्टार्टिंग में पहले जहाँ थे वहां भी क्लास लेते थे, जी। HOD थे फिर भी क्लास लेते थे। तो हम एज ए टीचर बच्चों के फेवरेट थे, ना कि HOD की वजह से फेवरेट थे। जी। उन्हें मेरे पढ़ाने का ढंग, समझाने का ढंग पसंद आता था। जी। तो जब हम यहाँ आए तो स्टार्टिंग में 2016 बैच बजरंग कॉलेज में आए, तो 2016 बैच सबसे पहला बैच था। तो स्टार्टिंग में बहुत वर्क नहीं था, तो हम पढ़ाने एक क्लास जाने लगे। लेकिन जब सेकेंड सेमेस्टर में 2017 बैच के बच्चे आए तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया। उस कंडीशन में हम अपने कुर्सी से उठ भी नहीं पाते थे, इतना वर्कलोड मेरे टेबल पे रहता था। तो बच्चे आके डिमांड करने लगे कि नहीं मैडम, आप हमें वीडियो ही बना के दे दीजिए ताकि हम लोग उस टॉपिक को समझ अच्छा, सकें। मतलब बच्चों ने
पहली हाँ, बार कहा हाँ, कि इसकी हाँ। वीडियो बना के दे दिए ताकि हम पढ़ ताकि लें। हम क्योंकि जो टीचर को हम भेजते थे उनसे वो संतुष्ट, वो भी स्पेशली 2015 वाले, क्योंकि हम उनको पढ़ाए थे, नहीं जी। पढ़ाए होते तो उन्हें पता भी नहीं चलता। जी जी तो घर आए, हम बेटे से बोले वीडियो बना दो, हम उनके ग्रुप में सेंड कर रहे तो बोला जी। मम्मी वीडियो बना के दे रही, यूट्यूब पे बना दो, वो सब देख देखें। लेंगे। हाँ, वो भी देख लेंगे, दूसरे लोग भी देख लेंगे। वहीं से जर्नी यूट्यूब पे मेरे एजुकेशन की थी, जिसका नाम ज्ञान कौशल है। ज्ञान कौशल। ज्ञान कौशल, जिसमें हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो बीए में भी आता है, बीएड में भी आता है, बीटीसी में भी आता है, एमए में भी आता है, टेट सुपर टेट में भी आता है। तो अच्छा। वो वही टॉपिक हम पकड़ते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ ले सकें, जिसमें मेरे कॉलेज के बच्चे के साथ साथ बाहरी बच्चे भी आते हैं, प्लस उनकी जो मांग होती है क्या कि ये ऑनलाइन चलाती हैं या यूट्यूब पे बना के डाल देते हैं वो देखें? नहीं, यूट्यूब पे इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि हम ऑनलाइन मतलब जी। आके कर सकें। हम वीडियो बना के फिर यूट्यूब पे डाल देते हैं। ये कितना पुराना चैनल है आपका लगभग? ये चैनल आई थिंक 4 साल हो, 4-5 साल पुराना है। 4-5 साल पुराना। हाँ, ये पुराना है। वीडियो बहुत ज्यादा नहीं डाल पाते हैं क्योंकि फिर भी कुछ रिदम है कि इतने समय पे एक वीडियो डालते हैं? कोशिश करते हैं हफ्ते में 1 दिन, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाता है। हाँ, हो नहीं पाता है, कोशिश पूरी करते हैं लेकिन। जी। तो और दूसरा चैनल है मेरा एडोरिंग ब्यूटी के नाम से। एडोरिंग ब्यूटी। हाँ, वो चैनल हम आई थिंक हमें लग रहा है 1.5 साल हुए हैं। तो वो चैनल ऐसे ही नॉर्मली हम रोज आते जाते हैं तो स्किन और बाल तो डैमेज हो ही जाते हैं, जी। तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि ध्यान दें। ऐसे ही बैठे संडे को थोड़ा सा लगा अपने आप को पैम्पर किया जाए, थोड़ा सा लगाया जाए कुछ फेस और स्किन पे, तो जी। उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। तो हमें लगा कि अच्छा, इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। प्लस मेरे बच्चे बोले कि मम्मी जो ये चीज करती हो, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इस पे भी वीडियो बना सकती हो। और प्लस जो तैयार होना ये वो, तो मेरी एक जिठान की बेटी है सिप्रा, जी। वो मेन उसका था कि चाची आप इस तरह का कुछ वीडियो डाला कीजिए, जी। जो काम करते हुए आप किस तरह से सारी चीजें मैनेज करती हैं, कैसे तैयार हो जाती हैं। तो ये करते करते अच्छा लगने लगा और उसको हम इंजॉय करने लगे उस बस वीडियो को। वो वीडियो एक एंजॉय के लिए आप करती हैं? हाँ हाँ, वो एंजॉय से ही शुरू हुआ है और अभी भी वही है। उसे एंजॉय करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह उस पे करते हैं। अच्छा, ब्लॉगिंग भी करते हैं? हाँ, व्लॉगिंग भी उस पे करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, होम रेमेडी द्वारा हेयर केयर, स्किन केयर कैसे करें, ये सब बताते हैं। जी, बहुत अच्छा रहा। 5वां प्रश्न है हमारा कि आज भारतीय परिवारों में परिवार चलाने का कार्य केवल पुरुषों के भरोसे पर छोड़ दिया जाता है कि वो परिवार चलाएंगे। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अपने पति का आर्थिक पक्ष से कैसे मदद कर सकती हैं? एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जिसमें से एक पहिया पति और एक पत्नी होते हैं। तो दोनों जब तक साथ ना चलें तो गृहस्थी वैसे भी नहीं चल सकती वैसे है। तो चलती है ना भाई, गृहिणी घर का काम देखती है, कुछ बाहर का काम देखती है, लेकिन आज के समाज में जरूरतें और मूलभूत जरूरत के अलावा जो बाहरी जरूरतें हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं। महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई की वजह से, महंगाई तो मैं नहीं मानूंगा, इससे सहमत नहीं हूँ कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई आज भी उतनी है, लेकिन हमारी आपकी जरूरतें हाँ, ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गई सकते हैं। महंगाई के साथ साथ जरूरतें बढ़ गई हैं। जरूरतें ज्यादा बढ़ गई हैं भाई। हम 10,000 20,000 की मोबाइल खरीद लेते हैं, परिवार में 6 लोग हैं तो 1,20,000 तो मोबाइल का हो गया साल में। 2 साल उसकी लाइफ टाइम है, यानी 60,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये साल। तो ये मैंने अपने से बढ़ाया हुआ, ये जरूरत नहीं है हमारी। जरूरत तो इंसान की भोजन होती है, कपड़ा होता है, मकान होता है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो आदमी बहा लेता है अपने शौक के अनुसार, लोगों को देख के, समाज को देख करके। तो अब इन परिस्थितियों में जरूरी हो गया है कि एक आदमी के कमाने से काम नहीं चलने वाला। दोनों कमाएंगे तो अपनी जरूरतों को आराम से पूरा कर पाएंगे। एक घर की जरूरत पूरा करेगा, दूसरी बाहर की भी जरूरतों को पूरा हो जाएगा। तो इसमें औरतें क्या मदद कर सकती हैं, कैसे मदद कर सकती हैं? देखिए, घर रह के अगर आप कह रहे हैं कि घरेलू महिला कैसे मदद कर सकती है, तो बहुत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर रह के करे,
अपने टाइम को मैनेजमेंट करके आप भी बाहर का काम कर रही हैं। ओके, यानी वो तो बाहर भी जाए। गृहिणी बाहर भी जा सकती है। ओके ओके, बस अगर अपने पति का साथ आर्थिक पक्ष में कैसे साथ दे पावे, मजबूत कर पावे। तो वो सबसे पहले तो आप पुरुष वर्ग को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर महिला कम पढ़ी लिखी है तो उसको पहले एजुकेशन पे ध्यान दें। जी। जैसे हम, जब मेरी शादी हुई थी तो हम केवल ग्रेजुएशन करके मेरी शादी हो गई थी। आगे जी। का पढ़ाने का सारा कार्यभार मेरे पति को था। बहुत अच्छे से वो हमें आगे बढ़ाए। जी। प्लस हम थोड़ा सा जिस चीज को झिझकते थे वो कहते थे नहीं नहीं कर लोगी कर लोगी। जैसे स्कूटी चलाना हम पहले चलाते थे, जी। शादी के बाद भूल गए। तो ये हमसे बोले नहीं चला लोगी। तो सच में फिर सिखाए तो हम चला लिए। तो सबसे पहला काम तो पुरुष वर्ग का है कि अगर महिला कम पढ़ी लिखी है, अगर वो चाह रहा है कि उसके कंधे से कंधा मिला के चले तो एजुकेशन पे ध्यान दे। यानी आप ये मानती हैं कि बिना पारिवारिक सपोर्ट के महिला आगे बढ़ना कोई भी नहीं, पुरुष भी नहीं बढ़ सकता है। नहीं बढ़ सकता। हाँ, तो उसके लिए उसका परिवार सबसे पहले सपोर्ट करे। जी। दूसरा, अगर वो घर रह के ही चाह रही है पति की मदद करना, बहुत से लोग नहीं बाहर जा पाते हैं, घर रह के ही मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं बहुत आराम से घर पे रह के कमा सकती हैं और घर भी संभाल सकती हैं। वैसे भी हाउसवाइफ का काम सबसे टफ काम है, 24 घंटे। वो बहुत टफ है भाई, हम आदमियों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। कोई तनख्वाह नहीं मिलती है उसको। कहा जाता है हाउसवाइफ है, करती क्या, दिन भर घर में ही तो रहना है। लेकिन वो दिन भर घर में काम करती रहती है, ना उसको संडे की छुट्टी मिलती है, ना कोई तनख्वाह मिलता है। ये बात मत कहिए। संडे को छुट्टी मिलती है? पूरी सैलरी महीने की वाइफ के हाथ में ही होती है। अब वो ये कहे कि तनख्वाह नहीं है, लेकिन उसके काम की तनख्वाह नहीं ना। आप ये कहते हैं ना वो हाउसवाइफ है भाई, ये चीज आप बोलते हैं ना, उसे ये क्यों नहीं कहते कि नहीं वर्किंग वुमेन है? कहलाती तो हाउसवाइफ ही है ना। प्लस उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपके पैसे से नहीं आएगा, वो खुद का कमाएगी, चाहे उसका आपका एक टुकड़ा ही कमाए वाली बात है जी। तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा और वो उन चीजों को जो वो कर सकती है वो आपके पैसे से करेगी ना, तो एक बार झिझकेगी, वो पूछेगी। हाँ, ये जी ये कर ले। हाँ, और अगर जब वो खुद से कमाएगी ना तो वो अपनी ही नहीं, अब आपकी, बच्चों की, सबकी जरूरतों को उसे जहां लगेगा वो पूरा कर सकती है। और जरूरी नहीं है कि महिलाएं बाहर ही जाके कर सकती हैं, वो घर पे रह के भी बहुत से ऐसे काम है जो बहुत आराम से करके आर्थिक उसमें मदद आराम से पति की कर सकती हैं। मतलब कुल मिला के पति को और परिवार को जागरूक करना पड़ेगा और इस लायक बनाना पड़ेगा कि महिलाएं आगे बढ़ पाएं। हाँ, तो सबसे पहले इस वर्ग को ही शिक्षित होना पड़ेगा, माँ बाप को जागरूक होना पड़ेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे पहला प्लेटफॉर्म उनका वही होता है। पति तो बाद में आता है ना, सबसे पहले माँ बाप आते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान रखें। खासकर ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो थोड़ा सा उन्हें लगता है कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या ये कि दहेज ज्यादा मांगने लगेंगे जी, ये उनके माइंड में रहता है। जी, आपने बहुत अच्छा मतलब कॉलम उठाया है कि इस डर से माँ बाप नहीं पढ़ाते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तो बहुत पढ़ा लिखा लड़का खोजना पड़ेगा। और उतनी दहेज देने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए भी वो कम पढ़ाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले माँ बाप को ये जागरूक कि लड़कियां बोझ नहीं है। आप लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो एक परिवार नहीं, 2 परिवारों को संवारने का काम करती है। तो आप लोगों से हम बस यही कहेंगे कि अगर आपके घर लड़की है तो सबसे पहले उसे बोझ नहीं समझिए और लड़कियों को इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपनी बात आपसे कह सकें, क्योंकि सबसे पहले घर वाले इतनी स्वतंत्रता ही नहीं देते हैं जी। स्पेशली लड़कियां बाप से कहने में थोड़ा झिझकती हैं, माँ डांट देती है, अब बचा कौन, कोई नहीं। तो आप लड़कियों को बोलने का पूरा अवसर दें, जैसे आज भैया हमको दिए हैं पूरा अवसर। इस मंच के तहत हम आप लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। प्लस उन्हें शिक्षा दीजिए जितनी आपकी क्षमता है। हम ये नहीं कहेंगे क्षमता नहीं है, क्षमता से ज्यादा दीजिए, जितनी आपकी क्षमता है उन्हें शिक्षित कीजिए। अगर शिक्षित होंगी तो वो आपके घर के साथ साथ समाज का भी और देश का भी भला करेंगी। बहुत सुंदर आपने बातें कही हैं और बहुत अच्छी तरीके से
माँ बाप को समझाया है, परिवार को समझाया है कि उन्हें कैसे अपने बेटियों के साथ बिहेव करना चाहिए। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है। इसी स्लोगन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।